बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। ये अभी तक है इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। बिल्कुल ठीक ठाक है भाई। आज सुबह मौसम बहुत सुहाना हो गया है और आज मुझे हकीकत में इस धुंध के अंदर सांस लेने में मजा आ रहा था। अच्छा। चूंकि बारिश के बाद भी धुंध मौजूद थी और आज मुझे लगा कि इट्स काइंड ऑफ क्लीन फोग, यानी कि इससे पहले तो स्मोक फोग का मिक्सचर होता है, वैसे लाहौर में होता ही होगा, लेकिन आज बारिश के थोड़े से स्पेल के बाद भी जब धुंध हमें नजर आ रही तो हमें अच्छा लग रहा था। लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी कितने दिन चलता है ये मैं नहीं पता, लेकिन आज सुबह कल रात से बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कल मुख्तलिफ जगहों पे बारिश आपके लिए अच्छा है, पीटीआई के लिए तो अच्छा नहीं है। कल रात से चले आप मेरे मौसम में आप सियासत लेकर आया करें। मैं जब भी मौसम की बात करती हूँ आपको सियासत मैं क्या करूँ, मैं बोलती हूँ आपके मौसम में सियासत हमारी मजबूरी है, हम क्या करें भाई, सियासत आ जाती है। जी शुरू इरशाद करें। लेकिन मैं आपको बताऊं रात से जो बादल है वो क्या कहते हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के लिए जो मौसम है जी, अब वो सियासी मौसम नहीं है, वो कानूनी मौसम हो, वो कोई भी मौसम हो, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं है। फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए हैं। ये दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज दैट वी कैन गिव। और ये आपको मनाजिर भी हम दिखाते हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको आज अलग सुबह आई गेस गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह 5 बजे मतलब वही अलग सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये आप कुछ मनाजिर, ये फुटेज है मुबैना तौर पर ये उनकी गिरफ्तारी की फुटेज है, जिसमें कुछ सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं जो नजर आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने यह दावा किया। अब से कुछ देर पहले मैंने उनकी अहलिया का एक टीवी चैनल पे बीपर भी सुना, जिसमें वो भी कहती नजर आई कि जो मालूम नहीं है उनके शौहर को कहां रखा गया है, लेकिन यस उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और फरूख हबीब कहते हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत की बौखलाहट है जो नजर आ रही है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के जो भाई हैं फैसल चौधरी, उन्होंने भी गिरफ्तारी की तस्दीक की और साथ साथ उन्होंने ट्वीट में लिखा कि नामालूम अफराद ने बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ी में उनको गिरफ्तार किया, ना उनकी गिरफ्तारी के वारंट दिखाए, ना ही अपनी शनाख्त जाहिर की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कल ज़मान पाक के हवाले से खबरें आ रही थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर कुछ फवाद चौधरी साहब ने खदशा जाहिर किया था, जिसके बाद वो मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ ज़मान पाक पहुंचे। वहां से वापसी पे जब वो 5 बजे अपने घर पहुंचे तो वहां ऑलरेडी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और उनको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं की जो ट्वीट्स भी आई और इस पर बहुत गम गुस्से का भी इजहार किया गया कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। सो ये मामला बिल्कुल ताज़ा तरीन इतला दी है कि जो थाना कोहसार है वहां पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया था फवाद चौधरी साहब के खिलाफ। उनकी की ऐसी तकरीर जिसमें कुछ हतक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और उसी की पादाश में फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर तो यही है, लेकिन दूसरी जानिब हम अगर पॉलिटिकली बात करें, बहुत बड़ी सिग्नलिंग है, बहुत बड़ा मैसेज है। और वो बात जो हम मुसलसल कर रहे थे कि शायद इमरान खान साहब ने ये जो अपनी पावर को छोड़ा है पंजाब के अंदर या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ही माइट बी पेइंग अ पॉलिटिकल कॉस्ट फॉर दैट, बिकॉज इमरान खान साहब के अपने दौर में भी गिरफ्तारियां, पकड़ धक्कड़ ये चलती रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसका एक और उसका रिवर्स सीन एक चल रहा है और कतई तौर पे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है इस तरह से रहनुमाओं का, सियासी रहनुमाओं का पकड़ा जाना, चाहे वो इमरान खान के दौर में नून लीग के रहनुमा हो या नून लीग के दौर में इमरान खान की पार्टी के रहनुमा हो। ये रिवायत ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में सियासतदानों को इससे सीखना चाहिए, मुल्क के लिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने जो पर्सनल स्कोर्स हैं, ये पॉलिटिकल स्कोर्स हैं, उनको नहीं सेटल करना चाहिए। अवाम की हालत इस वक्त क्या है हमारे सामने ही है और दूसरी जानिब ये पकड़ धक्कड़ ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त नून लीग और पीटीआई के दरमियान आपको पता है, बल्कि पीडीएम और पीटीआई है जी, अब तो मुकाबला एक जारी है। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। तहरीक इंसाफ के लिए कौमी असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ हकीकी लफ्जों में इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अमला पैदल है। कोई सीट नहीं है, कोई पावर नहीं है एंड ये सूरत हाल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ही हफ्ते में 113 एमएनएस के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, जबकि पार्लियामेंट के बाद अब तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। निगरान वजीर आला पंजाब की तैनाती हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन दोनों के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने महाज संभाल लिया है। लाहौर के बाद आज पीटीआई रावलपिंडी में एहतजाज कर रही है और आज वजीर आला की तकरीर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब सूबों की बात की जाए, जहां पर असम्बलियां तहलील हुई है, वहां पर इलेक्शन होते हमें नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन और दोनों सूबों के गवर्नर्स खामोश हैं। असम्बलियां तहलील हुए कई दिन गुजर गए हैं, इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जिस पर बहुत सारा अभाम भी बढ़ते चला जा रहा है और तहरीक इंसाफ हर
सूरत में जो कह लें इलेक्शन चाहती है, मगर ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पीडीएम हुकूमत ने नई मरदमशुमारी के नताइज आने तक इलेक्शन मुलतवी करने का जो है गौर कर दिया है। इसी हवाले से भी अदालत से रुजू करने जी बिल्कुल। हमारे साथ अरमला, चूंकि मियां असलम हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन आपको तारुफ आपका करा दे। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करें, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, साबिक वजीर बराए पार्लिमानी अमूर, उनसे भी हम बात करेंगे। अली भाई, आपकी इजाजत से जरा ताज़ा इत्तेहाल जो है हम चाहते हैं नाजरीन तक पहुंचाएं। असलम, आप एग्जैक्टली इस वक्त कहां मौजूद हैं और जमान पार्क की एक तो सूरत हाल क्या, अपडेट क्या आपके पास जमान पार्क के हवाले से, एंड देन फवाद साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या सोच रही है तहरीक इंसाफ इस सारे मामले पे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जमान पार्क के ही करीब मौजूद हूँ और यहाँ पर सारी रात जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के इतलात के बाद जो है वो जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुए। उन्होंने बाकायदा टेंट लगा के इमरान खान के घर की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं वहां पर सारी रात पहरा दिया और इस वक्त भी कारकुनों की एक तादाद मौजूद है। थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन उससे बड़ी खबर जो थी वो कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी थी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के फौरी बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक आला सतही इजलास जो है वो अभी कॉल कर लिया है और बड़े बड़े जो अहम रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसमें आइंदा का लाहे अमल जो है वो अनाउंस किया जाएगा और जो हमें पता चल रहा है वो पाकिस्तान भर में शायद ये एहतजाज जो है वो कॉल करने जा रहे हैं इस मीटिंग के फौरी बाद। तो काफी जो है वो टेम्परेचर काफी हाई है और सब जो है वो इस वक्त यहाँ पर जमान पार्क की तरफ पहुंच रहे हैं तमाम रहनुमा और सबकी नजरें भी इधर ही हैं कि अब यहाँ से इमरान खान क्या फैसला करते हैं। अच्छा असलम, ये भी बताइएगा, ये जो एफआईआर दर्ज की गई थी फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो स्टेटमेंट दी गई थी, क्या थाना कोहसार में जो एफआईआर दर्ज की गई थी ये उसी का नतीजा है गिरफ्तारी? हाँ जी बिल्कुल, ये उसी का नतीजा है। जो थाना कोहसार में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था, उसी मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया गया और इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत जो है वो लाहौर पुलिस ने इस गिरफ्तारी में की है। और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर में उन्हें जो है वो कचहरी में पेश करके वहां से उनका जो है वो सफरी रिमांड लिया जाएगा, यानी अदालत से इजाजत ली जाएगी कि उनको इस्लामाबाद ले जाया जाए। ठीक है असलम, शॉर्टली बताइए, आपने कहा बड़ी तादाद मौजूद है, ये कितनी बड़ी तादाद है? इसको हम क्या इतनी बड़ी तादाद कह सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश पंजाब पुलिस करती है तो ये उसमें रुकावट पैदा कर सकती है? कितनी बड़ी तादाद है, आप बताइए हमें अवाम की। देखिए जी, अगर रात की बात की जाए तो रात तो यहाँ पर सैकड़ों कारकुन जो थे वो मौजूद थे। पूरा जो जमान पार्क की साइड रोड हैं वो भी भर गई थी और मेन कैनाल रोड पर भी जो है वो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। इस वक्त क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी थोड़ी तादाद जो है वो कम हुई है। जब ये पता चला कि फिलहाल जो है वो गिरफ्तारी नहीं इमरान खान की जा रही तो उस पर जो है वो लोग जो हैं वो डिस्पर्स हो गए, लेकिन अब भी इतने कम से कम लोग जरूर हैं मौजूद जो मज़ाहमत कर सकते हैं और अगर पुलिस जो है वो कोई दर्जनों की तादाद में आई तो यहाँ पर जो है वो तसादुम हो सकता है। तसादुम, अल्लाह ना करे ऐसा हो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। वैसे में अपडेट करे थे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई थैंक यू वेरी मच। हुआ है कल रात को, बल्कि अलल सुबह जिस तरह से भी इमरान ने मेंशन किया कि 5 बजे फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की गई, क्या कहेंगे इस हवाले से और तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? इमरान खान साहब ने जो इजलास है वो तो कॉल किया है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो बहुत मुझे दुख हुआ इस चीज का कि जिस तरीके से ये निगरान हुकूमत चल पड़ी है, तो ये इन मामलात से हमें कुछ डराया तो नहीं जा सकता। फवाद चौधरी मैच्योर आदमी है और बहुत ही जो है वो मामलात को समझने वाले आदमी हैं, तो उनको इस तरह से अगर आपने उठाया रात को तो आप कब तक उनको रखेंगे? लेकिन आपने जो अपना एक इंटेंशन शो किया है वो बड़ा बुरा है कि इस तरह से अगर आप पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ करेंगे। वो फवाद चौधरी साहब की अपनी कोई जाती ख्वाहिशात तो नहीं होती, वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात के एक अहम रुकन है और साबिक वजीर हैं और उसके तर्जमान है, तो जो वो बात करते हैं वो तो पार्टी की बात होती है और पीछे उसके जो है पूरी पार्टी और पूरी जो है हमारा वोटर सपोर्टर खड़ा होता है। तो एक तर्जुमान है, तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कि शूट द मैसेंजर। तो ये आप क्या देखें, मैं खुद आई एम लॉयर, कल भी मैं इधर ही था डिस्ट्रिक्ट कचहरी में, मेरी भी वहां पे जो FIR हैं तो मुझे भी उधर पेश होना पड़ा 25 मई का जो है। देखें, जब हुकूमत FIR करने पे आए, पकड़ दकड़ पे आए, उनके पास 100 बहाने होते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। रात को जिस तरह से इमरान खान साहब के घर उनको जो गिरफ्तारी की जब खबरें फैली कि उनको यानी कि गैर जरूरी तौर पे सियासी मामलात को तबाह बर्बाद करने की एक नाकाम सही थी। हमारे कारकुन पहुंचे जो लाहौर उस वक्त मौजूद थे और अल्लाह के करम से हजारों की तादाद में पहुंचे। तो फवाद साहब सुबह पहुंच गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या उन्होंने क्या किया है?
तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आप मुझे बताएं, ये तो मामलात अभी सेटल हो जाएंगे, ये तो आ जाएंगे आज कल में, जब भी होता है वो कब तक आप उनको रखेंगे फवाद साहब को। लेकिन मुझे जो फिक्र है वो ये है कि ये निगरान सेटअप जो इलेक्शन कराने जा रहा है जी, मोहसिन नकवी साहब पे तो 1001 हमारे जो है एतराजात है, खासकर रात का जो एक्टिविटी हुई है, ये कौन सा कोई देखें फवाद चौधरी साहब कोई बहुत बड़े दहशतगर्द थे कि यहाँ रात को पत्नी किस वक्त FIR कटी है और सुबह सवेरे जनाब पकड़ दकड़ है, ये क्या है? तो इनके नीचे जो इलेक्शन होगा उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? तो आगे पंजाब का मुस्तकबिल क्या है? ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, अभी क्या आपके राब्ते तो डेफिनेटली आप खुद मरकजी लीडरशिप में शामिल हैं, अभी क्या स्ट्रैटेजी है? ये मैंने कहा, मुझे ये लगता है, मेरी जो थोड़ी बहुत सियासी फहम है उसके मुताबिक ये मैसेज है आपके लिए, आपकी पार्टी के तर्जुमान को गिरफ्तार किया जाना, बिकॉज फवाद इज अ फेस ऑफ तहरीक इंसाफ। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी है, आप क्या सोच रहे हैं इस इतनी बड़ी डेवलपमेंट के बाद? शायद मजीद ऐसे वाकयात हो सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होनी है? पॉलिटिकल मूवमेंट और डिफाइंस अंडर द लॉ, कानून के मुताबिक डिफाइंस, रेजिलियंस। अगर 9 महीनों में हमें नहीं तोड़ सके, नहीं डरा सके, नहीं खरीद सके, तो अब क्या करेंगे? तब हुकूमत थी ना आपकी, KP में भी, पंजाब में भी, अब नहीं। पहले तो नहीं थी ना। हुकूमत जाने के बाद हमारे साथ जो हुआ 25 मई तक, वो तो फिर इलेक्शन जीतने के बाद हम आए हैं। और जितनी अच्छी कोई हमारी तगड़ी हुकूमत की, आपको भी पता है कि हमारे साबिक वजीर आजम और मुल्क के सबसे बड़े लीडर उम्मत मुस्लिमा का एक नाम और सपूत, उस पर जानी हमला होता है और उसकी FIR उनके मुताबिक आज तक दर्ज जो है वो नहीं हो सकी। तो जितना कोई कंट्रोल था उस हमारी सूबाई हुकूमत का, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल अगर डराना मकसद है, अगर मैसेज ये है, तो मैसेज तो जनाब ये है कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं, हम लोग तो इन चीजों से तो डरने मरने वाले नहीं है। हाँ, आपने बात आगे बढ़ानी है। देखें इस वक्त सूरत हाल क्या है। परसों आपका मुल्क पूरा शटडाउन था, IMF के सामने पूरा हथियार आप फेंक चुके हैं। आजकल में मुल्क पे एक और माची बम गिरने वाला है, गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन है, 250 से आगे डॉलर जा रहा है। हाँ, लेकिन अली भाई, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी एडवेंचरिज्म के मुताबिल है? जी, आपकी बिल्कुल ठीक है, नहीं है। मैं तो प्रोग्राम के शुरू में कहता ना, आपके दौर में इनकी गिरफ्तारियां जस्टिफाइड थी ना, इनके दौर में आपकी गिरफ्तारियां जस्टिफाइड है। कोई तरीका ही नहीं है। मुल्क के हालात देखें, और ये नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से। लेकिन दूसरी जानिब, आपको नहीं लगता कि आप मामलात को बहुत इंतहा की तरफ लेके जा रहे हैं, लेके गए हैं? जैसे फवाद की जब हमने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने कहा कि इमरान खान पे हमला या इमरान खान पे अटैक पाकिस्तान पे अटैक है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। इसको कौमी सलामती से उन्होंने जोड़ा। जब नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को या किसी दूसरी पार्टी रहनुमाओं को आपकी जमात के दौर में गिरफ्तार किया जाता था, उन्होंने इसे कौमी सलामती से तो कभी नहीं जोड़ा। नंबर 1। नंबर 2, क्या फिर आपकी तरफ से इस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए कोई एफर्ट की जा रही है कि बातचीत हो और बातचीत से मामला सेटल हो, इलेक्शन सर पे हैं, चीजें ठीक हो? वही मुद्दई वही मुनसिफ, उसी का जहर। हमें यकीन था हमारा ही कसूर निकलेगा कि टेम्परेचर हम उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल गैर जानिबदार शख्स के नीचे आप पंजाब का निगरान सेटअप चलाएं, इलेक्शन कराएं, आवाम को फैसला करें। ये कौन सा कोई हम आसमान से चांद मांग रहे हैं? और दूसरा ये है, खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक गैर मुतनाज़ शख्सियत आ सकती है, तो हमारा जो सबसे बड़ा सूबा आबादी का, उसमें तो एक हफ्ते से चीख रहा हूं कि हमारे पास एक गैर मुतनाज़ शख्सियत नहीं है। देखिए पंजाब में ऑनरेबल अफसरान, ऑनरेबल लोग बेश इंतहा, आप हर शहर हर गली में आपको मिलेंगे। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड पुराने सियासतदान, अच्छे लोग हैं, क्रेडिबिलिटी जो दोनों तीनों तरफ उनकी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो अगर एक शख्स पे इतना, देखें मोहसिन साहब का इशू क्या है? देखिए मोहसिन साहब के 2 इशू, एक लीगल है, एक पॉलिटिकल है। लीगल तो आप सबको पता है कि वॉलंटरी रिटर्न पे सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है कि आप ऑफिस होल्डर नहीं बन सकते। यू कैन नॉट इवन बी अपॉइंटेड एज ए क्लर्क। आप एक SHO नहीं लग सकते। हाउ कैन यू बी अपॉइंटेड एज ए केयरटेकर सेटअप में? कि आपको पहली शर्त ये है कि वो गैर मुतनाज़ हो। दूसरी बात उसमें यह है कि अगर एक शख्स है जिसका अपना एक सेटअप है, और वो 24 न्यूज, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन ले लिया मैंने, कि उनके जो चैनल्स हैं वो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा होता है, क्या ये पॉसिबल है कि एक चैनल पे एक प्रोग्राम हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन जब एक चैनल की एक कंटिन्यूअस पॉलिसी, आपके प्रोग्राम चैनल पे हमारे खिलाफ भी प्रोग्राम हो जाते हैं, हक में भी होते हैं, आपके चैनल एक चल रहा है, अब कंटिन्यूस 24 घंटे मुसलसल हर प्रोग्राम में हर एंकर को डायरेक्शन होती है, उस शख्स को अगर आप लगाएंगे तो आप मामलात को जो है वो खराब कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा उसमें नुक्ता यह है कि आप चलाएं इमरान रियाज खान साहब का उनका एक वीडियो जिसमें वो फरवरी 2022 में रजीम चेंज से पहले इन शख्सियत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये इन्वॉल्व थे कोई रजीम चेंज में, ये आदमी जो है। तो इस तरह की मुतनाज़ शख्सियत को क्यों लाएं? आप पहले से ही मामलात को
गंदा कर रहे हैं। आप गैर मुतनाज़िर शख्सियत को लाएं, इलेक्शन कराएं और सब अपने अपने घर जाएं, बात खत्म। अली मोहम्मद खान साहब, आज इसी फैसले को निगरान वजीर आला के खिलाफ जो फैसला है इस पर पीटीआई जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान है आपकी जानिब से, आप लोग इस पे क्या सोच रहे हैं? और दूसरी जानिब दूसरा सवाल इसी के साथ कि जो असेंबलियां तहलील हुई हैं बज़ाहिर अभी तो इलेक्शन की जानिब जाते हुए हुकूमत नजर नहीं आ रही है और आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबलियों के अंदर नहीं है, आपको लगता है कि ये जो सारे मामलात हो रहे हैं इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप लोगों की प्रेजेंस या उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है असेंबलीज के अंदर? देखिए, एक सियासी जमात की ताकत क्या, दरख्त की ताकत क्या होती है? दरख्त की ताकत जड़ें हैं, जड़ें अगर उसकी ताजा तगड़ी हैं, दरख्त हरा भरा, अवाम में आपकी मकबूलियत है, आप अवाम में से हैं तो आप असेंबली में हो, असेंबली में ना हो, आपकी एक आवाज है, ताकत है। हम तो तारिक बिन ज़ियाद की तरह कश्तियां जला के निकले हैं। कौन अपनी, यहाँ कोई अपनी कौंसलर की सीट नहीं छोड़ता। 2 सूबाई हुकूमतें और मरकज से इस्तीफे सबको छोड़ के हमने बिल्कुल हम अपनी कश्तियां जला के खड़े हैं एक अच्छे निजाम के लिए, एक सुथरे निजाम के लिए, एक अच्छी सिविलियन डेमोक्रेसी के लिए, जहां लोगों को उनके राइट्स मिले और जहां ये वीआईपी अशराफिया कल्चर खत्म हो और जहां ये जो फैसला साजी होती है बंद कमरों में वो सिलसिले भी खत्म हो। फैसला आप करें यार, आप पाकिस्तान की यूथ हैं, आप नौजवान हैं, आप फैसला करें। आप बिलावल को चाहते हैं, इमरान खान साहब को चाहते हैं, या हम सुकून चाहते हैं। हमें सुकून चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें डॉलर 100 रुपए से नीचे चाहिए। हुकूमत आपको सुकून लेने नहीं देगी। रात के 3 बजे इमरान खान साहब जैसे लीडर के घर पे छापे और इस तरह के, सर किसी के घर नहीं होने चाहिए। खान साहब कहते हैं ना सुकून सिर्फ कब्र। once again we endorse अगर किसी डराना मकसद है तो ये कान खोल के सुन लें। अच्छा, डरने मरने वाले नहीं हम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोग चैलेंज कर रहे हैं इसके लिए आपकी तैयारी मुकम्मल है और क्या आज इस हवाले से पिटीशन वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह फाइल करेंगे आप लोग? जी, उसके लिए लीगल टीम ने तैयारी की है और उसको लीगल फ्रंट पे हम लड़ेंगे। तो इसका हल अली भाई क्या है आपके जहन में? वैसे आप भी वकील हैं, कानून को समझते हैं, इसका हल क्या है? जो आप तो कह रहे हैं मोहसिन नकवी मुतनाज़ हैं, वो हलफ ले चुके हैं, वो अपने ओहदे पे हैं और बज़ाहिर ऐसी कोई प्ली नहीं है माँ सिवाय इसके कि आप एक गैर जानिबदार वाले पॉइंट पे अदालत को कन्विंस करें। तो इसका सोल्यूशन भी है कोई आपके माइंड में अदालत को देने के लिए? देखिए, 2 नुकते हैं, मैं पहले आपको अर्ज कर चुका, इलीगल है वॉलंटरी रिटर्न। जो आदमी नैब में वॉलंटरी रिटर्न करेगा, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, उसको आप पब्लिक ऑफिस होल्डर आप नहीं लगा सकते। अच्छा, आप उसको एक छोटा सा सरकारी अफसर भी नहीं लगा सकते, क्लर्क नहीं लगा सकते, एसएचओ नहीं लगा सकते, आप उसको किसी दफ्तर में अंडर सेक्रेटरी नहीं लगा सकते, आप उसको कोई ओहदा, तो आप उसको जब निगरान सेक्टर में एज ए केयर टेकर सीएम लाएंगे, वो ऑटोमेटिकली जो पहली रिक्वायरमेंट है, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी होगी, तौहीन अदालत भी इसमें आ सकती है। दूसरी बात यह है कि निगरान सेटअप क्यों आता है? देखें, फिर तो अगर आपने एक इलेक्शन ही कराना है एक हुकूमत के नीचे, तो पिछली हुकूमत ठीक होती है ना। निगरान सेटअप की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि देयर शुड बी पीपल ऑफ क्रेडिबल स्टैचर, कि उन पे सबको एतमाद हो। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा हर चीज में मिसाल बन रहा है, हर चीज में, और इसमें भी उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल क्रेडिट टू द लीडरशिप। यू आर राइट। लीडर जो थे हमजा शहबाज साहब, कोई दूरबीन लगा के देखें, वो जो ऊपर वाली होती है, जो आसमान साफ आसमान तक दिखाती है, किधर है वैसे हमजा शहबाज? हम अगर मशवरा भी करते तो किधर किससे करते? तो क्यों नहीं आप कोई अच्छा नाम दे सकते? अच्छा, आप एक नाम दें, आप एक सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक करने का पहला स्टेप ये है कि अच्छा एक सेटअप दें, अच्छा एक इलेक्शन कराएं, ताकि जो एस्टेब्लिशमेंट भी गैर जरूरी तौर पर चीजों में मुतनाज़ होती जा रही है, हुई है, वो भी दूर हो जाएगी। आपका एक अगले लोग आ जाएंगे और फिर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उनकी होगी। जो भी आता, हम आते हैं, कोई और आता है, वो फिर ये नहीं कह सके उन्होंने किया, फिर उन्होंने करना है उसको। ठीक है, आप इसको पॉलिटिकल, तो फवाद साहब आपके दोस्त भी हैं, आपके इंतजामी कोई नहीं है। फवाद साहब आपके दोस्त भी हैं, कोलीग भी हैं, राब्ता हुआ है कोई आपका गिरफ्तारी के बाद? उनकी एहलिया का भी मैं टेलीविजन पे बीपर सुना जिसमें वो कहती नजर आई कि उनका फोन मुसलसल ऑनलाइन है, बट उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा। तो आपका कोई राब्ता हुआ उनसे? मालूम है कहाँ पे हैं, किस हालत में? देखिए, उनसे तो कोई राब्ता नहीं है। फवाद भाई के जो भाई हैं, वकील भी हैं, फैसल भाई, वो कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उस पे अपना घर का भी और अपना भी उन्होंने अपना एक ट्वीट भी की है। तो इंशाल्लाह जल्दी हमारा फवाद साहब से राब्ता भी हो जाएगा, उनको जहां भी उन्होंने लेके गए हैं। लेकिन ये जो किया है, देखें ये कितनी गलत एक हरकत है। फवाद चौधरी कोई दहशतगर्द है? वो क्या है? वो कोई इंटरनेशनली कोई मशहूर ऐसी शख्सियत है जिसको हर जगह कोई रेड वारंट निकले हुए हैं। वो उधर ही घर में था, सुबह आप चले जाते हैं आराम से, वारंट आपने वारंट नहीं दिखाया, आपने लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उठा के ले गए।
आपने जब फवाद चौधरी के बारे में कहा ना क्या वो दहशतगर्द है, पता नहीं क्यों मेरे सामने मिफ्ता इस्माइल की शक्ल आ गई। उनको भी तो गिरफ्तार किया गया था अली भाई, वो कौन से बस वो थोड़े पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी के लिए नहीं होनी चाहिए जी। देखिए ये फस्तायत है और फस्तायत नहीं होनी चाहिए। एक सियासी कारकुन है, जमात का वो मेन तर्जुमान है, वो अपनी बात कर रहा है, जमात की बात कर रहा है, आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें, बात खत्म। ठीक। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अब ऑब्वियसली अब अभी हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि ज़बान पाक को जब रात को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने खदशा जाहिर किया था तो लोग वहां पे इकट्ठे किए थे उन्होंने, और हुए भी थे लोग वहां पर। तो आपको लगता है खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी मामला होता है एक फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद, ऑब्वियसली बाकी रहनुमा भी हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी खदशात का इजहार किया जा रहा है, खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला होता है तो आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? जो अवाम वहाँ पे मौजूद है ऑब्वियसली उनको केटर करना, तसादुम ना हो इस बात को आपकी जो लीडरशिप है वो कैसे मेक श्योर करेगी? देखिए इमरान खान साहब उन सियासी लीडरान में से हैं जो एज अ वजीर आजम भी अदालतों में पेश हुए, मैजिस्ट्रेट तक की अदालतों में गए, हर आपने देखा गोली लगने से पहले वो हर अदालत में जा रहे थे। अब तो उनकी जिस्मानी एक बीमारी का भी मसला है जिस वजह से वो कल भी जो इस्लामाबाद वाली अदालत है उनकी एग्जामिशन हमने इसीलिए जमा की, मैं और जो हम लोग अवेलेबल थे हम तो पेश हुए, लेकिन खान साहब नहीं आ सके क्योंकि उनकी बीमारी का इशू है, तो वो ट्रैवल इस तरह से नहीं कर सकते अभी भी उस लेवल पे। तो वो तो ये एक बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब अदालतों का एहतराम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेके मजिस्ट्रेट की अदालत तक वो गए हैं। अब अगर किसी की ख्वाहिश है, देखिए किसी राज दुलारे की ख्वाहिश है कि इसको बिहाइंड द बार देखना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना कि फिक्स हिम, ये इसको नहीं ये फॉर्म करने देगी। देखिए वो इस मुल्क का महबूब लीडर है, साबिक वजीर आजम है, गोलियां उसको मारी जा चुकी हैं, वो इस वक्त भी जिस्मानी तौर पे जो है वो जख्मी हालत में है। अली भाई आपको जरा रोकते हुए अपडेट आ रही है, मैं एक अपडेट दे दूं। रिएक्शन है ना जी, मैं एक रिएक्शन है फवाद चौधरी साहब के हवाले से अपडेट आ रही है। जराये के मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने इस्लामाबाद के अंदर पेश किया जाएगा। और यहाँ पे अपने देखने वालों को ये भी बताएं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके खिलाफ फतकामेज रवैया अपनाने पर एक दरखास्त दी गई है जो इब्तदाई इतलात है, और उसकी बिना पर फवाद चौधरी साहब को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो मुआवनत कर रही थी इस्लामाबाद पुलिस की, कैपिटल पुलिस की। ये ताज़ा तरीन इतलात हैं। अच्छा, तो क्या अली भाई गेटिंग बैक टू यू, मुल्क जाम करने जा रहे हैं आप? चूंकि हमारे नुमाइंदे तो कह रहे थे कि मुल्क गिर एहतजाज की कॉल शायद आने वाली है और टेम्परेचर बहुत हाई है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब कॉल दे दें फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पे कि मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएं? कुछ ऐसी इतलात हैं? देखिए खान साहब अभी मीटिंग चेयर करेंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे, ज़ाहिर है एहतजाज तो होना है। और आज वैसे भी एहतजाज ड्यू था, जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से कि हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें एक न्यूट्रल सेटअप चाहिए जिसमें एक आजाद इलेक्शन और फैसला जो है वो अवाम करे। तो फवाद चौधरी साहब को जिस तरह से जो है जो गिरफ्तार किया गया है वो एक तरह से एक फस्तायत का राज है। देखें एक FIR हुई है, अच्छा उन्होंने कोई धमकी दी है, वो एक खुद वकील है, उनको पता है क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम पे जो हमला होता है वो मुबैना जो कातिल हो सकता था खुदा न खास्ता, उसके वकील को नेशनल टेलीविजन नेटवर्क पे बैठा के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है जो अटैकर था। तो आप ये देखें कि एक तरफ तो एक शख्स के एक FIR पे आपने सुबह सवेरे जाके छापे मारे हैं और एक जमात के मेन आदमी को इस तरह से आपने उठाया है बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के, और दूसरी तरफ एक साबिक वज़ीर आज़म पे जानी हमला हुआ है, आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई, और उसके अटैकर को आप स्टेट प्रोटेक्शन में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके वकील के करा रहे हैं। ठीक है अली भाई, थैंक यू वेरी मच। क्या मतलब है? बहुत शुक्रिया आपका, और हम आप जैसे पॉलिटिकल लीडर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए आप हमेशा अपना रोल प्ले करते हैं, और आप रोल प्ले करेंगे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर इसके अंदर है तो ये नहीं होनी चाहिए, एज अली साहब सेड। और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आप तक पहुंचा जी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी जा सकती है, तहरीक इंसाफ अपने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है अगर वो चाहें। फिल वक्त इमरान खान साहब जो कि चेयरमैन है पार्टी के, उनकी जेर सदारत ज़मान पार्क में पार्टी के अहम रहनुमाओं का इजलास जारी है। फवाद साहब को इस वक्त पंजाब पुलिस के पास हैं वो, और फिर आज सुबह उम्मीद है आज दिन में उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। चलिए जी, बहुत ही शकील गुफ्तगू की हमने सुबह। अब थोड़ी लाइटर साइड पे आते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। आईसीसी ने साल 2022 की वनडे और टेस्ट टीम जो ड्रीम टीम है उसका ऐलान कर दिया है, और बाबर आजम मुसलसल दूसरे साल वनडे टीम के कप्तान मुंतखब हुए हैं, जबकि बेन स्टोक्स टेस्ट टीम के कायद बनाए गए हैं।
बाबर आजम वाहिद खिलाड़ी हैं जो आईसीसी ड्रीम टीम 2022 में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जबकि वनडे के हवाले से इमरान बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड है, एडम जंपा हैं, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर टॉम लेथम हैं और ट्रेंट बोल्ट, भारत के मोहम्मद सिराज इसमें शामिल हैं, सिरियास लेयर हैं, वेस्ट इंडीज के शाय होप, अल्जारी जोसेफ और बांग्लादेश के मेहदी हसन मिर्जा भी इस टीम के अंदर शामिल हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा हैं। टेस्ट टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा साहब हैं, मानोस लाबुशन हैं, इसके अलावा पैट कमिंस हैं, नितिन लाइन है, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स हैं, जॉनी ब्रेस्टो हैं और जेम्स एंडरसन भी इस टेस्ट की टीम के अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम, वेस्ट इंडीज के ब्रेथवेट, इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत और जनूबी अफ्रीका के रबाडा वो भी इसका हिस्सा हैं और एज वी हैव टोल्ड कि पाकिस्तानी वाहिद प्लेयर हैं जो इस ड्रीम टीम का हिस्सा हैं और कैप्टन है बाबर आजम। कल जब ये खबर आई तो लोग कह रहे थे कि आप यहाँ पे उनको कैप्टनसी से हटा रहे हैं, आईसीसी उन्हें दुनिया की टीम का कप्तान बना रहा है। बात तो सही। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये सवाल हो रहा था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बताते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में अब बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वर्चुअल इजलास में वज़ारत ख़जाना हुक्काम ने IMF को मिनी बजट में नए टैक्स इक़दामात पर ब्रीफ किया और इस पर IMF की शर्त आयद हुई जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत पर PDL बढ़ाने और डॉलर रेट का मार्केट के मुताबिक तयन करने, जबकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने और FBR रेवेन्यू अहदाफ और टैक्स रेट बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। IMF ने शर्त रखी है कि बजट में रखे अहदाफ को पूरा किया जाए और साथ में से भी बताया गया है कि वजारत ख़जाना हुक्काम ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि वफाकी काबीना इस जो गैस महंगी करने की जल्द मंजूरी दे देगी। दूसरी जानिब जो एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन है उसने डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बहुत इंपैक्ट मार्केट में आएगा, देखते हैं क्या आता है। दूसरी जानिब इस फैसले की अगर हम बात करें, जैसे कि अमन ने बताया, तो ये फैसला एक्सचेंज कंपनीज इजलास में किया गया और मौक़िफ़ ये भी अपनाया गया कि जो डॉलर कैप है इसको ये जो रोकने का इसकी प्राइस को फैसला है ये मुल्की मफाद में नहीं है, लिहाजा इसको रिमूव किया जाए, एक फ्री मार्केट हो, मार्केट खुद डिटर्मिन करे कि इस वक्त क्या नतीजा निकलता है। मार्केट में जो मसनूई तलब है वो इससे बढ़ रही है, लोग डॉलर ज़्यादा ख़रीद रहे हैं और इस लिहाज से जो रेट है उसके अंदर फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा और वो बढ़ भी रहा है और इस तरीके से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके ऊपर भी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है। डॉलर का जो मार्केट रेट है वो 250 रुपये से ज़ायद है, इस वक्त 255 तक की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो डिफरेंट एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन है इसके मुताबिक डॉलर बेचने वाले को रेट मिलेगा तो वो हमारे पास आएगा, डॉलर हमसे खरीद कर ग्रे मार्केट में बेचने वाले भी कट जाएंगे और इससे आज अगर अमल दरामद इस पर शुरू होता है तो इसका इंपैक्ट बहुत ज़बरदस्त आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। एसोसिएशन का ये भी दूसरी जानिब कहना है कि कैप करने का फैसला हमारा अपना था, ख़त्म करने का फैसला भी हमारा है और ये जो फॉरेक्स मार्केट ज़राए हैं इसके मुताबिक इस वक्त ओपन मार्केट से खरीदारी का डॉलर रेट 253 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया गया है, यानी कि इट विल 253 रुपीज़ फॉर अ डॉलर। इसका क्या इंपैक्ट आएगा, ये मामला किस जानिब जाएगा और क्या ये डॉलर की जो प्राइस है इसको ओपन करने के बाद मार्केट के ऊपर छोड़ने के बाद क्या ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी हमारी इकॉनमी पे या नहीं। डॉक्टर शमाइल दाऊद हमें ज्वाइन कर रहे हैं मईशत के हवाले से, उनका हम तज्जिया शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस सूरत हाल पर। डॉक्टर साहब, एक तो इससे पहले भी हमने ये तजर्बा किया था जब डॉलर को हमने फ्री फ्लाई करने दिया था, आई रिमेंबर, और फिर उस वक्त डॉलर की ये 230-32 को डॉलर टच करके फिर वापस आया था और अभी काफ़ी अरसे से डॉलर आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन मार्केट जो डिटर्मिन करी है प्राइस वो मौजूदा प्राइस से तकरीबन 25 से 30 रुपए ज़्यादा है। आपके ख्याल में ये जो कैप हटाने का फैसला किया गया है, पहले कैप किया गया था, ये क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इसका और खासतौर पर जो LCs का मामला है इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि इस वक्त हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं कि IMF प्रोग्राम के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते और IMF की प्री कंडीशन में अब और जहाँ पे और फैसले हैं जो हुकूमत को लेने हैं उसके अंदर ऑब्वियसली ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसका जो डायरेक्टली फ़ायदा होगा वो यही होगा कि इस वक्त चूँकि मार्केट में जो आपने अभी जिक्र किया डिफरेंस आ रहा है, बहुत से रेमिटेंसेस जो थ्रू बैंकिंग चैनल गुज़िश्ता चंद सालों में बढ़े थे वो दोबारा से एक इंसेंटिव क्रिएट हो गया है लोगों के लिए कि वो हवाले से या आउटसाइड ऑफ द बैंकिंग चैनल वो पैसे ट्रांसफ़र करें या कोई अगर अपने पैसे लाता है तो ओपन मार्केट में ही वो ऑब्वियसली उसको लिक्विडेट करेगा। इस वजह से वो जो बेनिफिट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट का और सारे जो डेफिसिट्स हैं उनको पूरा करता है रेमिटेंस, उस पे भी एक प्रेशर आ रहा है जिसका हमें नुकसान हो रहा है। तो एक तो ये फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली बहुत से लोग जो हैं उनको
इस वजह से पैसे नहीं मिल रहे मार्केट से, चाहे उनको अपने जेन्युइन मकासद के लिए ज़रूरत हो, ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरत हो, इंपोर्ट से रिलेटेड ज़रूरत हो, इस वजह से नहीं मिल रहे क्योंकि लोग उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो मार्केट रेट पे नहीं देते उनको। तो ये तमाम चीज़ों से अननेसेसरी एक तशवीश पैदा होती है, एंग्जाइटी पैदा होती है, और ओवरऑल जो सिस्टम है वो जाहिर बात है उसके ऊपर प्रेशर आता है। और आखिरी चीज़ ये जो कि इससे पहले हुकूमत करने की कोशिश कर रही है लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि उस पर ज़रा तेज़ी लाई जाए, वो है स्मगलिंग को रोकने की, क्योंकि वो भी एक एलिमेंट है जो फैक्टर इन कर रहा है इस तमाम प्रेशर के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जानिब डॉक्टर शमाइल, जिस तरह से अभी हम बात करें, खुद भी कहा कि लोगों के अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है जब इस तरह से डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता और लोगों को जब अपनी पर्सनल नीड्स के लिए भी चाहिए होता है तो ब्लैक मार्केट में वो मिलता है। ये जो फैसला किया गया है, आपको लगता है इससे इस पे भी फर्क आएगा और जो लोगों को एक जो तशवीश लोगों के अंदर थी और लोग अपने जो करेंसी फ्लो है उसको बेहतर नहीं कर रहे थे, उससे इसका इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल, देखिए जब किसी शख्स को अपनी ज़रूरत के लिए पैसों की ज़रूरत होगी तो वो डेफिनेटली अगर अवेलेबल होगा तो वो तशवीश कम होगी। और ये जो एक कह लें एलिमेंट रहा है, देखें हुकूमत ने कुछ ऐसे टैक्सेस पिछले बजट में लगाए 7E की मद में कि जो रियल एस्टेट को वो टैक्स करना चाह रहे थे, जो कि ऑलरेडी टैक्स थी, यानी अगर कोई होल्ड करता था प्रॉपर्टी तो उसके ऊपर डबल टैक्सेशन हुकूमत डीम्ड इनकम में ला रही थी। तो बहुत से लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छा इस वक्त इससे निकाल के उन्होंने पैसे करेंसीज के अंदर या गोल्ड के अंदर डाले। तो हुकूमत देखिए ना, हर जो डिसीजन होता है उसको जब तक थिंक थ्रू ना किया जाए तो फिर ये इस किस्म की डिस्टॉर्शंस पैदा होती हैं। तो उम्मीद है कि वो ये इसकी वजह से जो अननेसेसरीली एस्केलेशन हो रही है, जो लोग जो उसके अंदर डाल रहे हैं उनका इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। अभी वो इंसेंटिव इस वजह से कि वो जो डिफरेंस आ रहा है तो लोग उसके अंदर होल्ड कर रहे हैं कि अच्छा इसको हम बेच देंगे, होल्ड करते हैं और फिर इससे मुनाफा कमाएंगे। तो वो हमें जैसे ऑन था गाड़ियों पे, तो उस तरह से ये भी एक नेगेटिव डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गई है और इसको खत्म करने के लिए अच्छा अब दूसरा ये कि जाहिर बात है IMF की भी रिक्वायरमेंट है, हमें उस प्रोग्राम के अंदर जाना है। उसके बगैर हमें दूसरे ममालिक जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हमें पैसे देना चाह रहे हैं या दे सकते हैं, वो भी होल्ड बैक किया हुआ उन्होंने। तो हमारे लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो परसेप्शन का एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है इकोनॉमीज़ के अंदर। हमें याद है 2018 के अंदर या 17 के अंदर जो हमारी इकोनॉमी की पिक्चर थी वो पिक्चर इतनी अच्छी थी कि अगर इंटरनली हम कुछ बहुत हैवी रिजर्व्स के साथ नहीं भी बैठे हुए थे, लेकिन हमारी जो एक डेवलपमेंट की पिक्चर थी वो दुनिया को ये दिखा रही थी कि शायद वी गोइंग टू बी द बिग मार्केट इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, और लोग बड़े इंटरेस्टेड थे। पिछले कुछ अरसे में हमने ये पिक्चर बड़ी ब्लर कर दी, बड़ी ख़राब कर दी। अभी इसको ठीक करने के लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? चूंकि इसहाक डार साहब तो वापस आए हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वो सूरत हाल को काबू कर नहीं पा रहा है। वो जो एक परसेप्शन था पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, जिसको टॉप 25 इकोनॉमीज के अंदर इसको आना था एंड ऑल दैट, वो ठीक नहीं कर पा रहे ऐसा लगता है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब क्या करे हुकूमत? देखिए हुकूमत के पास इस वक्त अभी बहुत कम ब्रीदिंग स्पेस रह गया है। उसकी वजह है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ गए हैं, एज पर हैं। और ऑब्वियस सी बात है हमें जो दूसरे ममालिक हमें हेल्प करते हैं, डेट फटीक कह लें इसको, कि अब बहुत से ममालिक जो हैं वो कह रहे हैं कि हम जिस तरह हालिया डेवोस में भी आपने देखा कि जो सऊदी फाइनेंस के करता धरता थे उन्होंने जो बात की, वो अब सब ये कह रहे हैं कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और गैर मशरूत हम नहीं पैसे दे सकते। सारी दुनिया पाकिस्तान को एक ही मैसेज दे रही है कि आप अपने घर को जो है इन ऑर्डर करें। IMF भी यही कह रहा है और जरूरत भी इसी चीज की। अच्छा अब घर को ऑर्डर में लाने का मकसद क्या है? आपको वो मुश्किल फैसले जो आप पिछली दिहाइयों में डिले करते रहे हैं, इस वजह से कि ये पॉपुलिस्ट डिसीजंस नहीं है, इससे कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नाराज होगा, कोई इंस्टीट्यूशन नाराज होगा, कोई लोग नाराज होंगे। आई थिंक कि हमें अब सच बताना चाहिए पब्लिक को कि भाई ये मजबूरी है। अगर हमें जल्दी लाइट बंद करनी है, अगर हमें ऑस्टेरिटी मेजर्स करने हैं, अगर हमें अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज करना है, तो हमें लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। जरूरत इस चीज की है कि हमारी लीडरशिप पूरे मुल्क की जो रियासत की है वो सामने आए, लोगों के साथ सच बात करे और उनके साथ बताए कि भाई ये एग्जिस्टेंशियल मसाइल हैं, इसके अंदर हमारे पास अब रूम नहीं है, लिबर्टी नहीं है कि आप नाराज हो जाएंगे। सॉरी, हमें अब सर्वाइवल की बात चल रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त दिया और अपना तजिया हमारे सामने रखा। डॉक्टर शमाइल दाऊद अपने ख्यालात का इजहार करते पाकिस्तान की मईशत को लेकर। मसला यहाँ पे ये है कि जिस अशराफिया को हमने अंडर टैक्स लाना है वही अशराफिया बैठ के इस चीज़ के फैसले कर रही होती है
और इसी वजह से इतना टैक्स उन शख्सियात पे आता है, उसका जो इम्पैक्ट है वो गरीब आदमी पे ज़्यादा आता है। एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग ऑफ एयर कि 16 रुपए की रोटी और 35 रुपए का 30 रुपए का नान, एंड दिस इज़ हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इन 2023। तो सबसे पहले मैं जो निचला तबका है उसके बारे में, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, ये हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। वी होप कि डॉलर के इस कैप हटाने का जो फैसला है इसके मस्बत नतायज आएंगे इकॉनमी की। ब्रेक लेंगे और अब बात करेंगे लातादाद फिल्मों और अनगिनत टेलीविजन ड्रामों में अपनी अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़ने वाली बेमिसाल फनकारा रूही बानो को, जिनको मदाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। रूही बानो 10 अगस्त 1951 को कराची में पैदा हुई और आप बरसगीर के अजीम तबला नवाज अल्लाह रखा की साहबजादी थी। रूही बानो ने पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामास को दुनिया भर में शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचाने में नुमाया किरदार अदा किया। रूही बानो ने 70 और 80 की दिहाई में टेलीविजन ड्रामों में अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। रूही बानो के मशहूर ड्रामों में कांच का पुल, कला कहानी, जर्द गुलाब, हैरत का दाग और किरण कहानी समेत कई ड्रामे शामिल हैं। रूही बानो को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। रूही बानो के इकलौते बेटे को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया और वो अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर सकीं और अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी। मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ते हुए आज ही के दिन 2019 को टर्की में खालिक हकीकी से जा मिली। गरचे रूही बानो हम में मौजूद नहीं, मगर अपनी लाजवाल अदाकारी की बदौलत रूही बानो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। रूही बानो को हम याद कर रहे थे और इसके साथ ही बात करते हैं पाकिस्तान के पहले एक्शन हीरो सुधीर लाला की। मुनफरिद हैसियत से अपनी पहचान बनाई, आज उनके मतदान का यौम पैदाइश मना रहे हैं। असल नाम शाहजमान था और लाहौर में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी पहली फिल्म हिचकोले में बेहतरीन अदाकारी की। उसके बाद फिल्म दुपट्टा में नूर जहां के साथ काम किया, शोहरत की बुलंदियों को छुआ। 56 में फिल्म माही द मुंडा और यक्के वाली ने सुधीर को बामे उरूज पर पहुंचा दिया। लाला की मकबूल फिल्मों में दुपट्टा, सस्सी, करतार सिंह, बगावत, यक्के वाली, जीदार, हुकूमत, चाचा खामखा, डाची, माँ पुत्र, अब्बा जी और दीगर कई फिल्में शामिल हैं। 1970 में पंजाबी फिल्म माँ पुत्र और 1974 में एक और पंजाबी फिल्म लॉटरी पर उन्हें बेहतरीन अदाकार का भी निगार अवार्ड दिया गया। आज हम लाला सुधीर को भी याद करें, इससे पहले रूही बानो साहिबा को भी याद किया। खुदा इनके दर्जात बुलंद करे, ग़रीक़ रहमत फरमाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद करेंगे। सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में और किताब है ए ग़ज़ाल शब। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में गुफ्तगू का सिलसिला तार साहब के साथ जारी है। मौजू है जो गुफ्तगू है वो उनकी किताब है ए ग़ज़ाल शब। ए ग़ज़ाल शब जो है वो बहुत ही कमाल किताब है। सोवियत यूनियन के पस मंज़र में लिखी गई है, कैसे उस निज़ाम को अरूज हासिल हुआ, कैसे कुछ लोगों ने ख्वाब देखे, कैसे वो ख्वाबों की सरजमीन की तरफ उन्होंने सफ़र इख्तियार किया और उसके बाद जब इनेदाम हुआ, मुनहदिम हुआ वो पूरा निज़ाम जो है, तो उसके बाद वो कैसे वापस अपने वतन को 40-45 साल बाद लौटे। तो यहाँ पे जो कुछ भी था वो उनके लिए अजनबी था और ये एक कमाल दास्तान है, बहुत ही कमाल नावल है। और कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि तार साहब के जो फ़न का अरूज है वो ए ग़ज़ाल शब है। तो ए ग़ज़ाल शब जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। तार साहब से जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी है। तो तार साहब, इस नावल के अंदर जिस जिप्सी का आपने जिक्र किया है, और जिप्सी आपके जो ये नावल है ए ग़ज़ाल शब, उसमें बहुत ही ताकतवर किरदार है। यह शायद इसलिए ताकतवर है कि आपके किसी भी नावल के अंदर या किसी भी सफ़रनामे के अंदर जब भी जिप्सी का या किसी खाना बदोश का जिक्र आता है तो ये आपके अंदर की शायद कोई खाना बदोशाना किस्म की खसूसियात हैं जिसकी वजह से वो किरदार बहरहाल मजबूत होता है। तो जितने भी आपके जिप्सीज़ हैं, जितने भी नावलों में भी और आपके सफ़रनामों में भी, वो सारे के सारे किरदार ही बड़े मजबूत हैं। और इसी तरह ए ग़ज़ाल शब का ये जो जिप्सी का किरदार है ये बहुत ही कमाल किरदार है। आप कहते हैं कि वो अंदरूनी लाहौर जो है वो फिरती रहती थी। अच्छा, आपने मुख्तलिफ जगहों पे एक जिप्सी का जिक्र किया है जिसके बारे में आप कहते थे कि वो आपके घर आया करती थी और खाना बदोशों के गीत सुनाया करती थी। सो जो ए ग़ज़ाल शब की जिप्सी है ये मतलब वही है, यानी उसी से मुतासिर हो के फिर आपने ये वही उसी को किरदार में डाला है ए ग़ज़ाल शब में, जो आपके घर आया करती थी और खाना बदोशों के गीत सुनाया करती थी। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि कहीं मैंने इसकी तफसील लिख दी है। बुनियादी तौर पे वो हंगरी की थी और जिस तरह शालात है ना मजीद अमजद की, मतलब दुनिया देखने के लिए निकली, देश देश के मौसम उनके उनसे सेंचने को अपने आप को निकली,
तो इस किस्म की कोई रूह थी। तो वो वहाँ पे तुर्की भी रही, ईरान भी रही। मुझ तक इस तरह वो आ गई कि भाई वो इस्लामाबाद में किसी फैमिली के पास रहती थी, तो वहाँ पे मेरी किताबें भी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे एक मुसन्निफ़ हैं, तो उन्होंने जिप्सी नाम की एक किताब लिखी, तो उन्होंने उसको सुनाई। तो फिर वो मुझसे मिलने के लिए आई, और उसके बाद 2-3 माह वो आती रही, और गिटार होती थी उसके ऊपर, और वो जिप्सी गाने मुझे सुनाया करती थी, मेरे बच्चों को भी सुनाया करती थी। तो वहाँ से फिर मैंने ड्राइव किया उसका किरदार, उसको आगे फिक्शनलाइज किया नेचुरली। ठीक है, लेकिन ये जो खाना बदोशों के गीत बहुत सारे हमें मिलते हैं आपके इस नावल ए ग़ज़ाल शब में, ये गीत मैंने एक्चुअली ये सवाल दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमने किताब कैलाश पे चित्राल दास्तान पे भी जब प्रोग्राम किया, या उससे पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि पता बाद में ये चलता है कि वो गीत जो हैं वो आपने खुद लिखे हैं। तो अब इसमें खाना बदोशों के गीत हैं, ये जो खाना बदोशों के गीत हैं, ये अगेन फिर मेरा सवाल यही होगा कि ये आपने खुद लिखे हैं या मरकज़ी ख्याल जो है वो इसी जिप्सी से लिया है जो आपको मिलने के लिए आया करती थी, या फिर ये बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी हैं जो जिप्सी ने ये वो जो खाना बदोश लड़की है वो जो गीत सुनाया करती थी, ये एज इट इज़ उसकी कॉपी हैं या आपने खुद तहरीर की है? बुनियादी तौर पे एक गीत है अच्छा, जो उसने मुझे सुनाया था, और वो था बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मतलब कि जाहिर है कि जो प्रोपेगेंडा करता है नाम उसी का होता है। तो जो हॉलोकॉस्ट हुआ सिर्फ यहूदियों का नहीं हुआ था, बल्कि वो रोमा जिप्सीज़ का भी हुआ था। उसने लाखों की तादाद में जिप्सीज़ भी मार दिए थे हिटलर ने, और इन इलाकों के बहुत सारे बाशिंदों को मारा था। चुनांचे उनका कहीं तज़किरा नहीं होता, क्योंकि वो भी डाक थे, तो इसलिए उनका मतलब है कि उनको भी उन्होंने हलाक किया नाज़ीज़ ने। तो उसके हवाले से एक गीत था। अच्छा। और उसमें कुछ ऐसा था कि हमने क्या कसूर किया इस बंदे का कि ये हमारी जान के दर पे है। अदरवाइज़ वो ये होता है कि मुझे आप कोई भी नावल जो लिखना है, बेसिकली यू आर ए कंपोज़र, रिदम का काम है ना, एक आपने एक जो होती है सिम्फनी, तो उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है, और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के कौन सा कैरेक्टर कब आएगा, कब उसको धीमा करना, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह वो मेरे अंदर एक लेट्स सी के भाई मेरे अंदर वो जो एक कंपोज़र की रिदम जो है आगे ही उसकी थोड़ी सी है। चुनांचे आप मुझे किसी नौइयत के भी कोई गीत या कोई शायरी भी अगर आप बताएं, तो मैं बैन ही ऑलमोस्ट उसी किस्म के गीत लिख सकता हूं। तो ये सारे गीत जो हैं ये मैंने लिखे हुए हैं, और भी मतलब पखेरू में भी इसी तरह ही है, बहुत सारा सिलसिला है। बल्कि मुझे याद आता है कि मॉर्निंग ट्रांसमिशन में जब करता था, जब कुछ और सब्जेक्ट नहीं सूझता था, तो मैं कोई एक आज़ाद सी नज़म लिख लेता। मतलब एक मुझे सिल्वर लूमड़ी जो थी, लूमड़ी मतलब है कि सिल्वर रंग की हो, बहुत ही खूबसूरत जानवर, तो वो मरी पड़ी देखी तो मैंने उसके ऊपर एक नज़म लिखी। तो वो बाद में उसके ऊपर इतराज़ हो गया कि तार साहब ये शायरों के साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं, क्योंकि उनके शेर सुनाते हैं या उनकी नज़में सुनाते हैं, उनका नाम नहीं लेते। तो फिर मुझे इकरार करना पड़ा कि जी वो मैं यहीं बैठ के लिख लेता हूँ। चुनांचे ये तमाम जो हैं खाना बदोशों के गीत वो मैंने लिखी है, क्योंकि मैं खुद भी तो खाना बदोश। तो तार साहब, आपने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से इस नावल में लिखा है कि वो एक ख़ास एक घर था जो कि प्यूटन जो है, प्यूटन के घर के साथ उसके हमसाये में एक पाकिस्तानी का घर था जहाँ पे ये लोग ठहरा करते थे। तो ये जो पाकिस्तानी का घर था, ये कोई हकीकी किरदार था वहाँ? जी बिल्कुल, ये हकीकी किरदार है, और उसका नाम भी है, और मास्को की सफ़ेद रातें जो सफ़रनामा है, अच्छा। उस किरदार का यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, यही वाक़या उसकी ज़ुबानी लिखा हुआ है कि वो वहाँ ठहरा करते थे। तार साहब, खाना बदोशों के हवाले से काफ़ी तफसील से हमारी बात आपके साथ होती रहती है। खाना बदोशों का जिक्र जो है आपकी हर दूसरी किताब में आ जाता है, तो इस हवाले से जिक्र होता रहता है। महमूद बूटी और बाबू साबू के हवाले से आपने जिक्र किया है कि इसके मबैन दरियाए रावी के किनारे पे खाना बदोश हुआ करते थे, जिनको एक मखसूस नाम दिया जाता था। तो ये क्या रवायत थी, ये कब यहाँ पे बसे और फिर कब यहाँ से चले गए? मेरा ख्याल है अब भी वो होते हैं,
रावी के साथ इर्द गिर्द होते हैं। और उसकी जो बुनियादी इंफॉर्मेशन वो मैंने मजीद शेख से हासिल की, क्योंकि उनका बहुत काम है जिप्सीज़ पे, यही मेरा ख्याल कैम्ब्रिज में यही कर रहे हैं और लाहौर के साथ। और वो मैंने ये लिखा भी है कि उन्हीं की तहकीक थी कि इटली में जो जिप्सीज़ हैं उनका डीएनए लिया गया है, और यहाँ पे रावी किनारे जो चंगर जिनको कहते हैं, या वो जो होते हैं ना चीथड़ों वाले टेंटों में रहते हैं और मुख्तलिफ खुराकें का, तो उनका जब डीएनए लिया गया तो वो एक ही था, यानी ये एक ही लड़ी है। अब जिप्सीज़ के बारे में ईस्ट पंजाब में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, हमारे यहाँ बहुत कम हुई है, वरना ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और उनकी ज़ुबान जो है अमेजिंगली, उसमें पंजाबी के बड़े लफ्ज़, चुनांचे ये भी कहा जाता है कि वो सरगोदा है उनका ताल्लुक, राजस्थान भी बताया जाता है, क्योंकि फिलिप हिट्टी की जो एक बहुत मुस्तनद मेरी फेवरेट है हिस्ट्री ऑफ अरब्स, उसमें एक इंसिडेंट के खलीफा जो हारून रशीद है उसके दरबार में उनके जो थे मुलाजिम वगैरह, वो कोई ख़वातीन और बंदों को ले आए कि जी ये हमें मिले हैं, ये जो है ईरान की, वो जो आबनाए ईरान है या उसको शातुल अरब वगैरह भी कहते हैं, तो ये किश्तियों के ज़रिए वहाँ लंगर अंदाज हो रहे थे गैर कानूनी तौर पे, तो पता नहीं कौन है। तो हम इसलिए इनको ले आए हैं कि इनके लिबास बड़े इंटरेस्टिंग हैं, यानी वो रंगारंग के लिबास थे। तो हिट्टी ये लिखता है कि ये बेसिकली देवर जाट्स, ZATS, और अरबी में था चूँकि, तो वो उसका मतलब वो जाट थे। आई डोंट नो कि वो जाट थे या नहीं थे, हमारे तो अब अजदाद ऐसे नहीं थे, अब मैं निकल आया हूँ तो अलग बात। तो वो ये सारे इधर से ही गए हैं, राजपूताने से, सरगोदे से, और इनका एटीट्यूड भी वैसे ही, रोमा जिप्सीज जिनको कहते हैं। और उन्होंने फिर इनको अपनी सरहदों पे आबाद कर दिया। सरहदें जब फैलती गई तो ये आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में सरायत कर गया। अब पूरे यूरोप में, रोमानिया में बहुत ज़्यादा हैं, स्पेन में भी हैं, वारों में रक्स करते हैं, उसका भी तज़किरा किया है, इधर इटली हंगरी में बहुत है, चुनांचे काफ़ी पॉपुलेशन है। और उनके साथ सलूक वही होता है जो एक ज़माने में नहीं, अब भी अमेरिका में स्याफामों के साथ होता है, उनको कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। ए गज़ाली शब जो है ये पूरे एक अहद का मंजरनामा है, बहुत ही खूबसूरत नावल है। इसके किरदारों की जो ख्वाब हैं वो कमाल हैं। ख्वाबों की ताबीर जब वो नहीं पा सके और उसके बाद जो वापस लौटे, तो वो जो ज़हनी कशमकश है उसका एक कमाल नक्शा तार साहब ने खींचा है। और उस निज़ाम के हवाले से उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ तमाम पर बात हुई है। एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव स्टडी है, बड़ा एक मारूजी तरीका कार इख्तियार किया गया है पूरे उस निज़ाम को, किस तरीके से वो अरूज उसको हासिल हुआ और कैसे फिर वो मुनज़्ज़म हुआ। ए गज़ाली शब जो है वो ज़रूर पढ़िएगा, और अगली किस्त में मुलाकात होगी। गज़ाली शब पर मज़ीद सवालात हैं जो कि हमने तार साहब से करने हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है अब आपको कुछ मजीद खाना खिलाने का। वैसे हाँ, 10:22 हो गए, खाना खाया ही जा सकता है थोड़ा बहुत। आज आपको मियाँ जी का देसी तंदूरी टिक्का खिलाते हैं। ओए देखते हैं देसी फूड। नाजरीन, आज मैं आई हूँ समनाबाद बोरवाला चौक, जहाँ पर है मियाँ जी तंदूरी टिक्का वाले। नाजरीन, ये बारबेक्यू की एक ऐसी वैरायटी तैयार करते हैं जो कि पूरे लाहौर में शायद ही आपको कहीं खाने को मिलेगी। आए चलकर देखते हैं कि ये चिकन की और कौन कौन से डिशेस तैयार करते हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। नाजरीन देखें, वाकई में यहाँ पर कितनी किस्म का जो बारबेक्यू है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ शेफ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं आप कितनी किस्म का बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं अभी? हमारे पास इस वक्त 7 और 6 8 10 किस्म का बारबेक्यू तैयार हो। अच्छा, क्या क्या इसमें है बारबेक्यू? ये हमारे पास ये शीश्तो है, ये मलाई बोटी है, और ये चिकन टिक्का है, ये चीज़ बोटी है, ये कस्तूरी बोटी है, और ये ग्रीन बोटी है, और ये चिकन बिहारी है। और ये चिकन पीस है,
और ये सीना पीस है और ये चिकन टिक्का है और ये कबाब है। ग्रीन बोटी, प्यारी बोटी और जी, जी। शीश टॉक बोटी जो है, जी, जी। तो इनकी जो रेसिपी है ये सेम है? नहीं जी, इसका लहदा टेस्ट है हर एक चीज़ का। ये जो कस्तूरी बोटी है ये ब्लैक पेपर में बनती है और ये जो ग्रीन बोटी है ये पुदीने में और हरी मिर्च में, ब्लैक पेपर में, वाइट पेपर में। और जो ये मलाई बोटी है और चीज़ बोटी है ये वाइट पेपर में, क्रीम में और कोकोनट पाउडर में, बादाम डालते हैं और ऑयल डालते हैं। ये इनकी सबकी रेसिपी जो लहदा ही है। इनको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, तो मैरिनेट करके आप कितनी देर तक रखते हैं इसको, बोटियों कम से को? कम कोई 10 से 12 घंटे। इनमें से सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? इसी से हमारी मलाई बोटी अच्छी चलती है, ग्रीन बोटी चलती है, शीश्तो चलता है। बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से हैं? मैं समनाबाद से हैं। अच्छा, अभी आपने पैक करवाया है खाना, यहाँ से क्या क्या लेकर जा रहे हैं? यहाँ से मैं फिश और कबाब वगैरह। ऐसी क्या खास बात है इनके खाने? इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, मसाला जात और सबसे बड़ी बात अगर फिश है तो सारा जितना भी लवाद होता है सब फ्रेश है, कोई भी इसमें फ्रीजिंग वाला मामला कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ से क्या ऑर्डर किया? हमने कढ़ाई मंगवाई है। इनके खाने की आपको खास बात क्या लगी? इनकी क्वांटिटी और टेस्ट भी अच्छा है और बाहर उनके मतलब वैरायटी अच्छी लगी है। जिस तरह के उनके ग्रीन बोटी, मलाई बोटी और वो प्लेटर बना के देते हैं तो वो हमने देखा है तो वो बड़े अच्छे लगे हैं हमें। आपने यहाँ से क्या ऑर्डर किया? अभी बारबेक्यू वगैरह और टकाटक। अच्छा, आप यहाँ से क्या खाना पसंद करते हैं? यहाँ इनका बारबेक्यू भी अच्छा है लेकिन इनका जो देसी है ना टकाटक और मगज वगैरह और चांपे ये काफ़ी मज़े के बनाते हैं। अच्छा, आपने कहीं और से खाया और यहाँ से खाया तो फ़र्क क्या लगा टेस्ट का? काफ़ी जगहों से खाया है। इनका जो है वो मेन ये है कि इनका टेस्ट भी अच्छा है और दूसरा इकोनॉमिकल भी है। बाकी जो देसी चीज़ें हैं वो बाकी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली हैं लेकिन इनका इकोनॉमिकल है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मियाँ आबिद साहब। मुझे बताएं आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 2019 में हमने स्टार्ट लिया। आप ये बताएं आपको ये काम करने का ख्याल कैसे आया था? मैं एक्चुअली रहा हूँ कुछ अर्सा दुबई, कुछ अर्सा जापान भी रहे हैं, तो दुबई से फिर हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था। तो कुछ रेसिपीज वगैरह हम दुबई से फिर लेके आए थे बारबेक्यू की, तो वो फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। आप यहाँ पर क्या क्या सर्व करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बारबेक्यू है जिसमें तकरीबन कोई अबाउट 15 हमारी प्रोडक्ट है इसमें। उसके बाद फिर तवा पीस है, टका है, उसके बाद कढ़ाई गोश्त है, चिकन, मटन, वाइट फ्राई है, चारी फ्राई है, चारी हांडी है, मखनी है, उसके बाद फिश है, चारी नान, गार्लिक नान और स्पेशली जो है वो चीज़ नान। यहाँ से लोग ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? कुछ रेसिपी मैं दुबई से लेके आया था तो उसमें हमने मुख्तलिफ डील्स बनाई हैं अपनी ना। उसमें एक डील 4 है जिसमें शीशतों के वो लाहौर में हमने भी नहीं देखा, पाकिस्तान में भी नहीं देखा। और उसमें ग्रीन बोटी है, चीज़ टिक्का है, मलाई बोटी है, एक बिहारी बोटी है, गोला कबाब है। तो वो हमने एक डील बनाई है। ज़्यादातर लोग जो है ना उसको लाइक करते हैं क्योंकि वो एक डिफरेंट सी चीज़ है। उसमें मिंट का भी टेस्ट है, उसमें केचप का भी टेस्ट है और डिफरेंट है, वेजिटेबल भी उसमें लगती है। तो चाइनीज़ लाइक है लेकिन वो देसी बारबेक्यू है। ये जो आप डील बता रहे हैं ये आपने कैसे सेट की? डील हमने शुरू स्टार्ट में तकरीबन कुछ चार डीलें की। कौन कौन सी? एक डील 1, 2, 3, 4 उसमें हमने बारबेक्यू को जो है ना अपना सारा मैनेज किया हुआ था। डील 4 का इसलिए ख्याल आया फिर ये थी सारी बोनलेस, इसमें एक टिक्का था। ये था कि वो सारी मिक्स थी जिसमें पीसेस भी थे, लेग पीस वगैरह और तवा पीस वगैरह। तो ये हमने फिर एक सोचा कि कस्टमर बहुत टाइम होता है कि जी हमें बोनलेस चाहिए, तो वो बोनलेस के हवाले से फिर हमने ये डील 4 तैयार की। और मुझे ये बताएं ये डील कितने लोग आसानी से खा सकते हैं? लाहौरियों के लिए तो 2 भी हो तो बहुत है। बहरहाल ये है कि 4 पर्सन के लिए जो है ना ये इनफ है। माशाल्लाह यहाँ पर इतना रश है, आपने कहीं और ब्रांच बनाने का सोचा? नहीं, अभी तो यही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर है प्लान। नाजरीन, मेरे लिए अरेबिक प्लेटर डील 4 आ चुकी है। इसके साथ आई है फिश, टकाटक, चीज़ नान, सादा नान और इसके साथ आई है चपाती। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, वाकई इसकी रेसिपी मुख्तलिफ है और इसका टेस्ट भी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।
फवाद चौधरी जो कि हमरानुमा है तहरीक इंसाफ के, आज अलसुब उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद FIR के बारे में इतलात हमें मिली थी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतक आमेज रवैया अपनाने पर उनके खिलाफ FIR की गई। फवाद चौधरी साहब ने रिपोर्टेडली कमरा अदालत में यह भी कहा है कि कम अज़ कम मुझे FIR पढ़ाई तो जाए, तो मुझे पता चले कि मेरा जुर्म क्या है। दूसरी जानिब इस वक्त जो बहस जारी है अदालत में, फवाद चौधरी साहब के 2 हाथ में हथकड़ी लगी है और उनके वकला इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कमरा अदालत में एक हाथ में कानून के तौर पर कानूनन एक हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए, तो उसको खुलवाने पर इस वक्त जोर दिया जा रहा है। और फवाद चौधरी साहब ने अदालत से अपना मेडिकल करवाने की भी इस्तदा की है, जिससे बज़ाहिर हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उनका ख्याल ये है कि शायद उन पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद उनका मेडिकल होना चाहिए। अभी इब्तदाई इतलात है, जो भी इस हवाले से मजीद इतलात आएंगी आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मजीद अपडेट्स आपको आने वाले बुलेटिन में भी देते रहेंगे। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।